नमस्कार। 4 PM में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो ये कि 2024 का चुनाव एक-एक सीट पर बड़ी मजबूती से लड़े जाने वाला चुनाव है। कोई भी पार्टी, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, ये रिस्क नहीं ले सकती कि कुछ भी सीट पर वो ऐसा वीक कैंडिडेट दे दे जो चुनाव हार जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है, मैं एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह बोल रहा हूं, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह जो मुझे लग रहा है कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के कैंडिडेट्स उन्होंने दिए हैं वो मूलतः सब कांग्रेसी हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि का हो। दूसरी गलती जो की है भारतीय जनता पार्टी ने कि कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन बहुत पहले कर दिया। अब सीटों का डिक्लेरेशन आपने बहुत पहले कर दिया। अशोक तंवर को सीट दे दी, नवीन जिंदल को दे दी, अरविंद शर्मा को दे दी और चौटाला साहब को दे दी। ये सारे मूलतः कांग्रेसी लोग हैं, बल्कि जो गुड़गांव की सीट है वो भी जो हैं वो भी पुराने कांग्रेसी हैं, अरविंद शर्मा भी पुराने कांग्रेसी। तो बहुत पहले सीट डिक्लेरेशन करने और कांग्रेसियों को टिकट देने से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो बहुत ज्यादा सक्रिय हुआ करता था उसकी सक्रियता खत्म हो गई। और आप जानते हैं कि अगर कोई कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाएगा तो कांग्रेस के सपोर्टर तो नहीं जाएंगे वहां पे। जो कमिटेड कांग्रेस के सपोर्टर हैं, पर्सनल लेवल पे जो उनके 2-4 हजार सपोर्टर्स होंगे उनकी बात अलग है, तो वो इस आशा में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी तो उनके बल का इस प्रकार से अंदाजा लगाएगी क्योंकि वो कांग्रेस में थे, बड़े नेता थे, इसलिए अपने साथ कुछ वोट लेके आएंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि वो खुद तो अपने वोट ला नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो भी उनके साथ नहीं खड़ा है। जैसे अशोक तंवर साहब हैं, इलेक्शन लड़े, हार गए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, कुछ कमाल नहीं दिखा पाए और उन्हें टिकट मिल गया। आम आदमी पार्टी में गए, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी में गए और उसके भारतीय जनता पार्टी में गए। क्या भरोसा कि इलेक्शन के बाद फिर वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में नहीं चले जाएंगे। नवीन जिंदल साहब खानदानी कांग्रेसी, पिता कांग्रेसी, मां कांग्रेसी, खुद कांग्रेसी, कई बार इलेक्शन लड़े, जीते, हारे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनके खिलाफ जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का है, सुशील गुप्ता, वो कन्विंसिंग कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो एक पूंजीपति जो बिल्कुल आलीशान हिसाब किताब से रहता है और एक वो जो जमीनी कार्यकर्ता है, पैसे वाले वो भी हैं, उनके भी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन जो एक जनसंपर्क का माध्यम, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हो जाना। तो जमीनी कार्यकर्ता आज की तारीख में कम से कम हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-4-5 हजार लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी की नीतियों से सहमत हैं, जो उसके प्रशंसक हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी अलग इलेक्शन लड़ती है, कांग्रेस अलग इलेक्शन लड़ती है, तो उनके वो 3-4 हजार वोट जो है बेकार हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 3-4 हजार वोट कांग्रेस के वोटों में और कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी के वोटों में मिल जाते हैं, तो एक तो जो एनर्जी वेस्ट होती है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की आपस में लड़के, वो खत्म हो जाती है, सामंजस्य बैठता है। और क्योंकि ये जो चुनाव है 2024 का, ये चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें दो धारा बिल्कुल बटी हुई हैं। एक वो जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और एक जो नहीं बनाना चाहते। जो नहीं बनाना चाहते वो किसी स्थिति में नहीं बनाना चाहते और जो बनाना चाहते हैं वो किसी स्थिति में बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां की मोदी जी ही फेस हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले पूरी तरह से उतारू, हराने वाले भी पूरी तरह से उतारू हैं, उस समय कांग्रेस के आयातित नेताओं को टिकट देना मुझे समझ में नहीं आता। जैसे पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया, मुझे नहीं समझ में आता। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काफी पहले अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। न्यू दिल्ली से सोमनाथ भारती को डिक्लेयर कर दिया, सहीराम पहलवान को कर दिया। उन्होंने अब जो कांग्रेस के टिकट्स की बड़ी वेट थी कि वो क्या करेंगे,
अब कांग्रेस के जो फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी ने जो कुलदीप कुमार को टिकट दिया, अब कुलदीप कुमार को ऐसी जगह टिकट दिया ईस्ट दिल्ली में जो कि जनरल सीट है, और एक एससी कैंडिडेट को दे दिया, वो भी वाल्मीकि कैंडिडेट को दे दिया, वो भी चुनाव चिन्ह झाड़ू। तो वाल्मीकि समाज जो दिल्ली के अंदर एक बहुत बहुतायत संख्या में रहता है, जो अपने को आइडेंटिफाई करता है झाड़ू चुनाव चिन्ह से, और कुलदीप कुमार कॉर्पोरेटर भी रहे, विधायक भी रहे, अब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके पिता आज भी एमसीडी के अंदर झाड़ू लगाते हैं और उनके लिए काम करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। बेटा भी गर्व महसूस करता है, मेरा पिता जो है वो अपना कर्म जो है, जो धर्म है उसको निभा रहा है, मैं अपना कर्म धर्म निभा रहा हूं। रात को 11 बजे तक, सुबह 5 बजे तक जनता के संपर्क में रहता है। तो कुलदीप कुमार, फिर सोमनाथ भारती, फिर सहीराम पहलवान। तो ये जो कैंडिडेट का, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि जमीनी कार्यकर्ता हैं और जमीन पे जिन्होंने काम किया है जनता के संपर्क में रहते हैं। अब एमसीडी भी क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास है और उनके आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स भी हैं, तो वो भी जनता के संपर्क में हैं। एमएलएज भी जाते हैं, वो भी जनता के संपर्क में हैं, और जो लोग एमपी का कैंडिडेट बने हैं वो भी जनता के संपर्क में हैं। कांग्रेस ने बहुत चतुरता से लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेचर डिक्लेयर किया। जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये था कि संदीप दीक्षित को मिलेगा या अनिल चौधरी को मिलेगा या कन्हैया कुमार को मिलेगा। तो शुरू में मानी बात है, आप जानते हैं हर पार्टी के अंदर गुटबंदी होती है, अपने अपने लोगों को सामने बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि मनोज तिवारी के अगेंस्ट कन्हैया कुमार खड़े होंगे और मनोज तिवारी भी बिहार के हैं और कन्हैया कुमार भी बिहार के हैं, तो दो अलग अलग पर्सनैलिटीज के बीच का संघर्ष हो गया। कन्हैया कुमार एक अलग टाइप की एक पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट करते हैं और मनोज तिवारी बिल्कुल अलग प्रकार की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मनोज तिवारी एक कलाकार हैं, एक गायक हैं, एक अभिनेता हैं और उनके फैंस हैं। एक है ऑडियंस जो उनको सुनती है, उनके गाने को सुनती है, उनकी कलाकारी को दादे देती है। कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे, युवाओं के बीच में उनकी कपील है, आक्रामक भाषण देते हैं, ओजस्वी भाषण देते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की लड़ाई है, वो मूलतः ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे बिहार उत्तर प्रदेश वालों की बहुसंख्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो कन्हैया कुमार का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ और जिस प्रकार से उनको आरोपित किया गया और जिस प्रकार कोर्ट के अंदर उनकी पिटाई हुई, और जिस, इसका मतलब यह है कि आपने दिल्ली के जेएनयू को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को एक प्रकार से उत्प्रेरक के रूप में एक फिगर दी कि युवा पीढ़ी कन्हैया कुमार के साथ खड़ी है, और जो कलाकार हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं वो मनोज तिवारी के साथ हैं। अच्छा, अब कन्हैया कुमार क्योंकि उन्होंने संपर्क शुरू कर दिया और गुटबाजी इसलिए खत्म हो गई कि लास्ट मोमेंट पे टिकट डिक्लेरेशन होने की वजह से जो नेगेटिव काम कर सकते थे बाकी लोग वो नहीं करेंगे। खैर, संदीप दीक्षित और अनिल चौधरी पुराने कांग्रेसी हैं तो उनसे अपेक्षा भी नहीं की जाती, लेकिन कन्हैया कुमार का कैंडिडेचर मुझे ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी के सामने सबसे अच्छा कैंडिडेचर है, क्योंकि वहां पे दलित पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और बिहार यूपी वालों की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हैं। तो इससे कन्हैया कुमार एक अच्छा कैंडिडेट, और मुझे लगता है मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार इज ए विनिंग कैंडिडेट। अब आप देखिए चांदनी चौक से, चांदनी चौक से भी कांग्रेस के अंदर दो तीन नाम चल रहे थे। अलका लांबा का चल रहा था, जयप्रकाश अग्रवाल का चल रहा था। अंतिम निर्णय हुआ कि जयप्रकाश अग्रवाल लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं वो भी उसी कम्युनिटी से हैं जिससे जयप्रकाश अग्रवाल हैं। जयप्रकाश अग्रवाल कई बार एमपी बने, कई बार हारे, कई बार जीते, लेकिन उसी समाज से आते हैं जिसमें बीजेपी का कैंडिडेट आता है, और वहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दलित पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन के वजह से जयप्रकाश अग्रवाल एक अच्छे कैंडिडेट स्थापित हो सकते थे चांदनी चौक के अंदर,
तो वहां भी मुझे लगता है बड़ी क्लोज फाइट हो गई है। जो कुलदीप कुमार की सीट है वो तो करीब करीब मेरे ख्याल से एक तरफा है। सोमनाथ भारती ऑल्सो इज गिविंग ए गुड फाइट, क्योंकि सोमनाथ भारती के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं, सुषमा स्वराज जी की बेटी, वो बेसिकली वकील हैं, अच्छी वकील हैं, वकालत करेंगी, और मानी बात है कि एक अलग टाइप की लाइफ होती है। जो कलाकार होते हैं, बड़े वकील होते हैं, उनकी अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनके अपने केसेस होते हैं। लेकिन हम लोगों को नेता कैसा चाहिए? हम लोगों को नेता ऐसा चाहिए जो जब हम जाएं बाकी काम करे न करे लेकिन इज्जत से बात कर ले, बिठा ले, सुन ले। और इस चीज में चाहे वो कुलदीप कुमार हो, चाहे कन्हैया हो, या चाहे जयप्रकाश अग्रवाल हो, चाहे सहीराम पहलवान हो, क्योंकि सहीराम पहलवान के बारे में भी आप जानते होंगे, चौधरी प्रेम सिंह हुआ करते थे, जो कि कांग्रेस के बहुत तपे तपाए नेता थे, मतलब 7-8 बार के विधायक थे। कोई सोच नहीं सकता था कि चौधरी प्रेम सिंह चुनाव हार सकते हैं। चौधरी प्रेम सिंह को सहीराम पहलवान ने हराया था, खैर वो कांग्रेस में थे, या आम आदमी पार्टी से जीते। माने जमीनी स्तर पे जुड़े हुए नेता हैं। रामवीर सिंह विधोड़ी से उनका टक्कर है, दोनों एक समुदाय से आते हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है, उस सिलेक्शन की वजह से जो फाइट है हरियाणा और दिल्ली के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी जहां 7 सीटें जीती थी पूरी की पूरी, और 10 सीटें जीती थी हरियाणा के अंदर पूरी की पूरी, आज के तारीख में अगर आधी आधी सीटें भी बढ़ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना चाहिए। तो ये रणनीति की लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेचर का डिक्लेरेशन हो, जो वहां की जातीय समीकरण है और सारी चीजें हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो नॉर्मली गलती कर जाती थी कैंडिडेचर के सिलेक्शन में, वो इस बार गलती उसने नहीं की। चाहे वो राजस्थान हो, उसने गलती नहीं की। राजस्थान में भी बहुत सारी सीटों पे ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन आगे निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गुजरात के अंदर भी परेश धनानी को जिस प्रकार से पुरुषोत्तम रूपाला के साथ सामने खड़ा किया गया है राजकोट से, तो राजकोट सीट अभी तक मानी जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट है, लेकिन अब जो पुरुषोत्तम रूपाला सामने स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद परेश धनानी को जिस प्रकार से खड़ा किया गया है, और वो भी उसी समाज से आते हैं जिससे पुरुषोत्तम रूपाला आते हैं, बल्कि उस गोत्र से आते हैं जिसकी पॉपुलेशन वहां ज्यादा है, तो वहां भी स्थिति बदल गई है। जो चतर वसावा हैं भड़ूच के अंदर, वो भी आदिवासी नेता हैं, और आप जानते हैं वसावास का जो वहां पे आधिपत्य रहा, छोटू भाई वसावा और चतर वसावा एकमात्र विधायक हैं उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जो आम आदमी पार्टी के सीट पे जीते हैं। उन्हें जेल भी बंद किया गया, उससे भी उनको सहानुभूति मिली, और आदिवासी सीट है और आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनकी वहां बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इस बार सीट का सिलेक्शन हुआ है और उसमें समीकरणों का ध्यान रखा गया है, उससे वहां भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी कि उन्होंने मूलतः कांग्रेसियों को टिकट दे दिए। जो लोग कुछ दिन पहले आए थे उनको टिकट दे दिए, टिकट बहुत पहले अनाउंस कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को उत्तेजित कर दिया, उनको निष्क्रिय कर दिया। और यहां पे जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बाकी इंडिया गठबंधन के लोगों का समन्वयन है, वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो थोड़ी बहुत कमी थी वो अरविंद केजरीवाल को बंद करके, मनीष सिसोदिया को बंद करके, संजय सिंह को बंद करके और फिर बेल पे छोड़ के और सत्येंद्र जैन को छोड़ के जो सहानुभूति लहर होती है, जो नॉर्मली आदमी को लगता है कि भाई अगर कोई प्रूफ है, अगर कोई एविडेंस है सामने लाओ, उसके बाद सजा दो, किसको चिंता है। लेकिन एविडेंस कोई है नहीं, कोलैबोरेशन कोई है नहीं, केवल गवाही देने पे अगर आप लोगों को बंद करने लगे विदाउट एनी प्रूफ और विदाउट एनी वीडियो और विदाउट एनी कन्वर्सेशन और व्हाट्सएप और व्हाटएवर ईमेल, तो इसके बाद तो जीवन बड़ा दुभर हो जाएगा। देश में तो लोकतंत्र संविधान की कल्पना करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है। और जो नारा उन्होंने दिया था कि इस बार 400 पार, नारा वो नहीं है, नारा असल में यह है इस बार 400 में हार। तो 143 150 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती हैं तो उन्हें संतोष करना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे, अभी समय बाकी है, चुनाव काफी दूर हैं, अभी बहुत सारे खेल खेले जाएंगे।
राहुल गांधी के भी हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। कमलनाथ के यहाँ भी ईडी की रेड हुई है। जो भी कांग्रेस का या अपोजिशन का कैंडिडेट डिक्लेयर होता है उसके यहाँ ईडी की रेड तुरंत हो जाती है। भगवंत मान भी गए अरविंद केजरीवाल से मिलने, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए जिस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। तो ये सब भी होगा, दमन भी होगा, पैसे भी नहीं रहने दिए जाएंगे। लेकिन देखते हैं देश के लोकतंत्र में कितनी जान बाकी है, देश के संविधान में कितनी जान बाकी है। लेकिन मैं एक आशावान व्यक्ति हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिशा में देश की राजनीति चल रही है, बाकी तो लोगों के दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे दिखाई पड़ रहा है कि लोग वोकल होने लगे हैं, जो पैसिव लोग थे वो भी बोलने लगे हैं, और जो ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे वो भी कहने लगे हैं कि अति हो गई है। इतना ज्यादा नहीं हमने सोचा था कि ऐसा होगा। ये तो अब सेलेक्टिव बेसिस पे नहीं हो रहा है, अभी तो बिल्कुल कमलनाथ क्या भी होगा, मतलब सब, डीके शिव कुमार क्या भी होगा, सिद्धारमैया क्या भी होगा, स्टालिन क्या भी होगा, ये सबके यहां होगा। और इससे एक काउंटर प्रतिक्रिया और सहानुभूति वाली चीज, अगर इंदिरा गांधी को 1977 के बाद अरेस्ट न किया गया होता तो शायद 1980 में इंदिरा गांधी वापस ना आती। लेकिन इतिहास से सबक शायद नहीं सीखा। अब देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में कितनी जान है, देश के जनता के अंदर लोकतंत्र और संविधान को बचाने की कितनी ललक है, ये तो समय बताएगा। और समय बताएगा, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।